नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सेक्शन 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और यही सेक्शन पहले 105 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी। देखिए, ब्रीफ बता देता हूं पहले आपको इस सेक्शन का, फिर मैं डिटेल में आपको धीरे धीरे आगे लेकर चलूंगा। ये सेक्शन कहती है कि अगर कोई एक्यूज पर्सन अपने केस को, पहली बात तो ध्यान देना, ये बात होती है एक्यूज पर्सन, और एक्यूज होता है केवल और केवल क्रिमिनल केसेस में। अर्थात ये सेक्शन सिविल केसेस पर एप्लीकेबल नहीं होती है, केवल और केवल क्रिमिनल केसेस पर ही एप्लीकेबल होती है। तो ये सेक्शन कहती है कि अगर कोई एक्यूज है और वो ये चाहता है कि उसका केस किसी जनरल एक्सेप्शन, जो सामान्य अपवाद भारतीय न्याय संहिता में दी गए हैं चैप्टर 3 में, उन एक्सेप्शंस में से किसी भी एक्सेप्शन में फॉल कर जाए, या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्शन में लिखे गए एक्सेप्शन में फॉल कर जाए, या किसी प्रोवाइजो में परंतुक में फॉल कर जाए, और परंतुक या एक्सेप्शन ये किसी दूसरे लॉ का भी हो सकता है। अगर वो ऐसी परिस्थितियां, ऐसे सर्कमस्टांसेस की एग्जिस्टेंस को कोई एक्यूज प्रूव करना चाहता है, तो फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसी परिस्थितियों को प्रूव करने का जो बर्डन होगा वो उसी एक्यूज के ऊपर होगा। जनरली बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? प्रोसिक्यूशन के ऊपर, क्रिमिनल मामलों में। और क्योंकि ये सेक्शन केवल और केवल क्रिमिनल मामलों से रिलेटेड है, तो यहां केवल दो ही बातें होंगी, एक्यूज और प्रोसिक्यूशन। तो जो जनरल बर्डन होता है प्रोसिक्यूशन के ऊपर, वो होता है कि वो पूरे के पूरे केस को एक्यूज के अगेंस्ट प्रूव करें। बट जब एक्यूज कोर्ट के सामने खड़ा है और वो कहना चाहता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिनके कारण ये अपराध हुआ, और वो परिस्थितियां ऐसी हैं कि ये परिस्थितियां मेरे इस पर्टिकुलर केस को वो या तो जनरल एक्सेप्शन वाले चैप्टर में ले जाकर कहती है कि कोई ऑफेंस नहीं हुआ, या किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के एक्सेप्शन में ले जाकर कहती हैं कि कोई अपराध नहीं हुआ या छोटा अपराध हुआ है, तो ऐसी परिस्थितियों की जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, उसको प्रूव करने का बर्डन एक्यूज के ऊपर होगा। ऐसा कहा जाता है 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 105 इंडियन एविडेंस एक्ट में। अब जब जब जनरल एक्सेप्शंस की बात आती है, तो चैप्टर नंबर 3 भारतीय न्याय संहिता, और उसमें सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 44 तक की जितनी भी धाराएं हैं, ये जनरल एक्सेप्शंस हैं, जो पहले सेक्शन 76 से लेकर 106 आईपीसी तक हुआ करती थी। और इनमें अगर एक्ट फॉल किया किसी व्यक्ति का इन सेक्शंस में, तो अब यह माना जाता है कि वो एक्ट अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये इंटरेस्टिंग सेक्शन है। वो इसलिए भी इंटरेस्टिंग है, आजकल आप लोग सुन रहे होंगे आरा बिहार में एक तिवारी जी हैं, कोई उनका एनकाउंटर हुआ है। अगर आपने वीडियो देखी हो टीवी में, जो न्यूज चल रही है, उसमें आपने देखा होगा कि उस जिसका एनकाउंटर हुआ लड़के का, यंग लड़का है, उसके घर में एक पुलिस ऑफिसर उसके चेयर पर बैठा है, और वो खुद बेड पर लेटा हुआ है, और हाथ में एक उसने पिस्टल ली हुई है। और उसी समय वहां से कोई दो पुलिस ऑफिसर और गुजरते हैं, वो शायद उसको कुछ कहते हैं, आवाज नहीं दिखाई दे रही है, तो उनके ऊपर वो पिस्टल तान देता है और कहता है जाओ यहां से, नहीं तो मार दूंगा, जाओ यहां से, नहीं तो मार दूंगा। वो उनके घर में जो पुलिस ऑफिसर चेयर पे बैठे हैं, वो उसको शांत करने की कोशिश करते हैं कि रुक जाओ रुक जाओ। फिर बाद में खबर आती है कि उसका एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर का जो मीनिंग है, जो आम पब्लिक के माइंड में जो मीनिंग है, वो ये है कि पुलिस ने पकड़ा किसी एक्यूज को, किसी भी व्यक्ति को, और उसे गोली मार दी, और अब पुलिस कह रही है कि हमने एनकाउंटर कर दिया उसका। और लोगों को ऐसा लगता है कि इस तरीके से एनकाउंटर किया जाना ये ठीक है। तो पहली बात तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि एनकाउंटर की कहीं भी कोई डेफिनेशन लॉ में नहीं दी गई। एनकाउंटर एक प्रतिक्रिया है, और प्रतिक्रिया जब शुरू होती है जब पहले कोई क्रिया हो जाएगी। इट मींस पहले कोई एक्शन होगा, देन रिएक्शन होगा। वो जो रिएक्शन है वो एनकाउंटर कहलाता है। जब आप सेक्शन 38 भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे, तो सेक्शन 100 आईपीसी हुआ करती थी, वहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस,
प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में अगर कोई एक्ट कर दिया गया है और वो एक्ट ऐसा है कि उसमें सामने वाले की डेथ तक भी हो गई है, तो भी वो डेथ कर देना अपराध की कैटेगरी में नहीं आता है, ऐसा लिखा गया है। लेकिन उससे पहले अपराधी की तरफ से कोई एक्शन हुआ होना चाहिए, देन रिएक्शन हुआ पुलिस की तरफ से और उस रिएक्शन में उस व्यक्ति की डेथ हो गई जिसने एक्शन किया था, या कोई दूसरी ग्रीवियस हर्ट लग गई, इसको कहा जाता है एनकाउंटर। एनकाउंटर का मतलब दोनों तरफ से दोनों लोग अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं, और जरूरी नहीं है कि एनकाउंटर जब जब वर्ड यूज होगा तो किसी ना किसी की डेथ होगी होगी, नहीं, एनकाउंटर में केवल चोट भी आ सकती है। एनकाउंटर का मतलब है कि एक दूसरे का सामना कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ से जो गन फायर है उसको एक्सचेंज हो रहा है। एनकाउंटर जेन्युइन भी होते हैं, एनकाउंटर फेक भी होते हैं। अब आप ये बिहार आरा वाले एग्जाम्पल को ही ले लीजिए, तो जो उस लड़के के घर वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे बेटे को जब गोली मारी गई, जब उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था पुलिस के सामने। जबकि आप एक और वीडियो देखोगे, टीवी पर ही सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, वो छत के ऊपर से पिस्टल चला रहा है, पुलिस के ऊपर उसने गोली चलाई है। एक्चुअल में उसके मरने की वीडियो अवेलेबल नहीं है, तो कहा नहीं जा सकता कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, लेकिन सारे हालातों को आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा लड़का जो पुलिस के ऊपर सामने खड़े, एक पुलिस ऑफिसर उसके घर में बैठा है, दो बाहर से आ रहे थे तो उनके ऊपर उसने पिस्टल तान दी और उनको कह रहा है गोली मार दूंगा, चले जाओ यहां से। छत के ऊपर से पुलिस के ऊपर गोली चला रहा है। अब ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस हो गए थे जो इतना फ्यूजिटिव क्रिमिनल, इतना ड्रेडेड पर्सन, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया पुलिस के सामने? ऐसे क्या हालात पैदा हो गए थे? घर वाले ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, लेकिन घर वालों का फिर भी चलो आरोप है कि उसने सरेंडर कर दिया था, उसके बाद पुलिस वालों ने गोली मारी है उसको। तो ये तो अगर ऐसा सचमुच में हुआ है तो ये फिर क्राइम है। ये एनकाउंटर में पुलिस ऑफिसर इस बात का सहारा नहीं ले सकते कि उनके ऊपर ऐसा असॉल्ट हुआ था, ऐसा हमला हुआ था इस लड़के की तरफ से, कि अगर उसको काउंटर नहीं किया जाता तो इनमें से किसी ना किसी की डेथ हो सकती थी, पुलिस ऑफिसर्स की। या फिर दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर ये कहें कि हमने उसको अरेस्ट करने की कोशिश की और अरेस्ट करने की कोशिश में हमें फोर्स का यूज करना पड़ा, बल का प्रयोग करना पड़ा, और उस बल के प्रयोग के कारण इसकी डेथ हो। कई सारे रीजंस हो सकते हैं, बट ये मैं बताना चाहता हूं क्योंकि आज की सेक्शन पुलिस एनकाउंटर से रिलेटेड है। क्यों है? क्योंकि पुलिस जब भी एनकाउंटर का नाम लेती है तो यह कहना चाहती है कहीं ना कहीं कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, जबकि सामने किसी एक क्रिमिनल है या कोई व्यक्ति है, जो भी है, उसकी डेथ कर दी गई। तब भी पुलिस ये कहना चाहती है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है। उसका कारण क्या है? कारण यह है दोस्तों कि सेक्शन 38 भारतीय साक्ष्य अधिनियम या फिर 100 आईपीसी, वो ये कहती है कि हमने, अगर किसी व्यक्ति, नॉट ओनली पुलिस, किसी भी व्यक्ति ने अगर राइट टू प्राइवेट डिफेंस में एक्ट किया और उस एक्ट के दौरान अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई तो वो डेथ किया जाना अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। और यही कहना चाहती है वो पुलिस कि हमने राइट टू प्राइवेट डिफेंस में स्वयं के रक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए हमने गोली चलाई और वो गोली उस व्यक्ति को लग गई और उसके कारण डेथ हो गई है, तो सेक्शन 38 बीएनएस या सेक्शन 100 आईपीसी कहती है कि अब वो अपराध नहीं है, इसलिए वो अपराध की कैटेगरी से बचना चाहते हैं। ये बात जेन्युइन भी हो सकती है और ये बात झूठी भी हो सकती है। बहुत सारे केसेस हैं जिनमें पुलिस ऑफिसर्स को फेक एनकाउंटर के मामले में सजा भी हुई। अब मैं जो आपको बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं या बताना चाहता हूं सेक्शन 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रिगार्डिंग, वो दोस्तों ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जब डिस्चार्ज की बात आएगी या ऑनस के डिस्चार्ज की बात आएगी, वो डिस्चार्ज कहां होता है? ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज होगा या ऑनस डिस्चार्ज होगा, ये कोर्ट के सामने होता है, ट्रायल में होता है, विचारण जब चल रहा है कोर्ट के सामने। और क्योंकि सेक्शन 108 में ड्यूटी है ऑनस को शिफ्ट डिस्चार्ज करने की,
बर्डन को डिस्चार्ज करने की एक्यूज के ऊपर। तो एक्यूज को कोर्ट के सामने ट्रायल में अपने इस बर्डन को डिस्चार्ज करना होगा, ऑनस को डिस्चार्ज करना होगा। अब वो एक्यूज डिस्चार्ज कब करेगा? जब वो एक्यूज एज एन एक्यूज कोर्ट के सामने खड़ा हो, उस पर चार्ज लगा हो किसी ऑफेंस का। अगर उस पर चार्ज ही नहीं लगा तो क्या कभी भी ये बर्डन ऑफ प्रूफ को डिस्चार्ज करने की बात आएगी? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि पुलिस को कोई गलत काम करना पड़े, कभी ऐसा ना हो। सपोज मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये जो आरा वाला एनकाउंटर है ये फेक है, फेक है और इसमें इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन में बता दिया गया कि हमने तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में गोली चलाई थी, मर गया, जो ऑफेंस नहीं है। अब यहां पुलिस को जब तक एक्यूज नहीं बनाया जाएगा, अच्छा पहली बात, क्योंकि वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहां पर है? सर्कमस्टांसेस चैप्टर नंबर 3 जनरल एक्सेप्शन, सामान्य अपवाद भारतीय न्याय संहिता की। अगर उनमें लाना चाहता है कोई व्यक्ति अपने केस को, तो ये सर्कमस्टांसेस ऐसे पैदा हो गए थे, इनको प्रूव करने की ड्यूटी उसी पर्सन की है। अर्थात यहां पर इनको ऐसे सर्कमस्टांसेस बताने की, प्रूव करने की ड्यूटी पुलिस की है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस में उन्होंने गोली चलाई थी। अब ये बर्डन शिफ्ट कब, डिस्चार्ज कब होगा? जब ये पुलिस ऑफिसर एज एन एक्यूज कोर्ट के सामने होंगे। और कोर्ट के सामने एज एन एक्यूज नहीं हुए तो इनको क्या ये डिस्चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी? ऑनस या बर्डन ऑफ प्रूफ? नहीं पड़ेगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ये डिस्चार्ज, ऑनस या बर्डन, ये कोर्ट के सामने होना है, तो क्या पहले एक्यूज, क्या वो पहले पर्सन कोर्ट के सामने एज एन एक्यूज होना हर हालत में चाहिए? ये पुलिस इस तरीके से तो अब हर एनकाउंटर में, चाहे वो जेन्युइन है चाहे वो फेक है, सारे एनकाउंटर्स में वो पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने एनकाउंटर किया उनको एक्यूज बनाया जाए, कोर्ट के सामने खड़ा किया जाए, चार्ज लगाया जाए, देन उनको कहा जाए कि अब आप अपने ऑनर्स को शिफ्ट करिए, बर्डन ऑफ प्रूफ को शिफ्ट, सॉरी डिस्चार्ज करिए। अब आपके ऊपर ड्यूटी है कि आप बताइए कि आपने जो हालात में गोली चलाई वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस के लिए बिल्कुल सही थे, आप इसको डिस्चार्ज करें, ये आपके ऊपर। तो इस तरीके से तो पुलिस ऑफिसर कभी भी अपनी ड्यूटी कर ही नहीं पाएगा। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में भी अगर गोली चलाएगा तो उसे तो ये लगेगा कि भाई मैंने गोली चला दी और वो मर गया, तब भी मैं एक्यूज बनूंगा। इसलिए इससे तो अच्छा है कि बच बचा के यहां से भाग जाओ। ये तो पुलिस की बात, मैं कहता हूं एक प्राइवेट पर्सन ले लीजिए, प्राइवेट पर्सन को भी तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है और ऐसे अधिकार का यूज करके सामने वाले की डेथ कर सकता है। तो एक प्राइवेट पर्सन ने अपने इस राइट का प्रयोग किया और सामने वाले की डेथ हो गई। अब डेथ हुई है, और डेथ हुई है तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा तो इस पर्सन को पहले एक्यूज बनाया जाए क्या? या इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही अगर ये बता देता है कि वो सर्कमस्टांसेस, जिन हालात में उसने ऐसा करना पड़ा उसको, जिसके कारण ये डेथ हो गई, वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आता, तो क्या इन्वेस्टिगेशन में ही पुलिस उसको चार्जेस ना लगाए, उसके ऊपर उसको एक्यूज ना बनाए, उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल ना करे? अगर ऐसा है तो इस पर्सन ने तो अपना बर्डन किसके सामने डिस्चार्ज किया है? पुलिस के सामने डिस्चार्ज किया है, कोर्ट के सामने नहीं। अब पुलिस के सामने तो कभी भी बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज होता ही नहीं। पुलिस तो केवल और केवल एविडेंसेस कलेक्ट करती है और एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद पाती है कि हाँ इस पर्सन ने ऑफेंस किया है, तो उसको चार्जशीट कर देती है। और अगर पाती है कि नहीं इस पर्सन ने कोई ऑफेंस नहीं किया है तो उसको चार्जशीट नहीं करती। इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर बर्डन ऑफ प्रूफ का क्वेश्चन ही नहीं आता। तो मैं खुद इस सिचुएशन में फंस गया हूं कि ये जो सर्कमस्टांसेस हैं जिनको प्रूव करने की ड्यूटी अंडर सेक्शन 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्यूज के ऊपर है, इनको प्रूव कहां किया जाएगा? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिफोर पुलिस किया जाएगा या ड्यूरिंग द ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस किया जाएगा? दोनों में कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन आप लोगों को दिख रहा है। बट मैं आपको लेकर चलूंगा मेरी सबसे पहली वीडियो बर्डन ऑफ प्रूफ की। मैंने सबसे पहले इसीलिए बनाया था उसको कि वो बेसिक है, अगर आप उसको ठीक से समझ लेंगे तो इस तरीके से कोई कंफ्यूज करना चाहेगा आपको तो आप कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे। अब बेहतरीन आंसर देंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? अब मैं ये कहता हूं
कि उस पुलिस ऑफिसर ने जो आरा वाला इंसिडेंट है, वो तिवारी को जो एनकाउंटर कर दिया, उस एनकाउंटर में एफआईआर तो होगी। एक केस है पीयूसीएल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। पीयूसीएल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 2014 का केस है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कुछ गाइडलाइन डिसाइड करी, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी क्रिमिनल्स हमला करते हैं, पुलिस ऑफिसर्स की भी कई जगह पर डेथ हुई है, और पुलिस ऑफिसर्स भी अपने कभी कभी वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए किसी पर्सन को पकड़कर मार देते हैं जो एनकाउंटर की कैटेगरी में नहीं आता है। दोनों तरफ से मैटर्स होते हैं, तो किस तरीके से बैलेंस बैठाया जाए जिससे कि पुलिस ऑफिसर्स अपनी ड्यूटीज कानून के दायरे में रह के कर सकें और समाज को सुरक्षित बना सकें। इस तरीके का बैलेंस बनाने के लिए जरूरी था कि कुछ गाइडलाइंस दी जाएं ऐसे मैटर्स के लिए जहां पर एनकाउंटर हो जाता है। तो इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 16 गाइडलाइन दी हैं कि कभी भी अगर कोई एनकाउंटर हुआ तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। इस जजमेंट को आप जरूर पढ़ लीजिए अगर एनकाउंटर के मामले में पढ़ना चाहते हैं। पीयूसीएल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014 का केस है। तो इसमें कहा है, एक गाइडलाइन ये है कि हर एनकाउंटर केस में एफआईआर तो होगी, एफआईआर तो होगी उस इंसिडेंट की। बेटर ये होगा कि इंडिपेंडेंट एजेंसी उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि मान लो एक पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर्स के साथ कोई एनकाउंटर हुआ, उसमें किसी की डेथ हो गई, अब जुरिडिक्शन भी उसी पुलिस ऑफिसर का, पुलिस स्टेशन का है, वहीं पे एफआईआर रजिस्टर हुई और वही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही वो ऐसे सर्कमस्टांसेस रिकॉर्ड पर दिखा देते हैं कि ये तो हाँ जेन्युइन इन्होंने राइट टू प्राइवेट डिफेंस में ही एक्ट किया था, या प्रॉपर पावर का यूज किया था, एक्सेस यूज ऑफ पावर नहीं है। तो ऐसे मामले में तो क्लीन चिट मिल जाएगी पुलिस ऑफिसर्स को। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंडिपेंडेंट एजेंसी एटलीस्ट वो दूसरा पुलिस स्टेशन को इन्वेस्टिगेशन करे जिसके पुलिस ऑफिसर्स इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन में अगर ये निकल कर आता है कि हाँ ये फेक एनकाउंटर था, तो फिर जो भी मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जो भी ऑफेंसेस होगा उसकी चार्जशीट फाइल की जाए। अब चार्जशीट फाइल हो गई तो पुलिस ऑफिसर एक्यूज हुआ तो कोर्ट के सामने जाएगा, फिर वहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ इसके ऊपर आ जाएगा, ओनस इसके ऊपर कि ये प्रूव करे कि अपने अगर सर्कमस्टांसेस ये प्रूव करना चाहता है कि ऐसे थे जिनमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज करके जेन्युइनली डेथ की गई है। तो बहुत सारी गाइडलाइंस और भी हैं इसमें, पर गाइडलाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि इस सेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका एप्लीकेशन किस तरीके से होगा। बेसिक तो जब आप पढ़ लेंगे तो बहुत आसान है, सिंपल सा कह दिया है कि कोई भी एक्यूज पर्सन बोले कि हमें जनरल एक्सेप्शंस में फॉल कराइए, हमने तो जो एक्ट किया वो जनरल एक्सेप्शन सामान्य अपवाद में आता है, इसलिए हमारे द्वारा किया गया एक्ट अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो सेक्शन कह देती है प्रूव करिए कि आपका जो एक्ट है वो ऐसी परिस्थितियों में है जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में या दूसरे एक्सेप्शंस में हुआ। और साथ में इस सेक्शन में दो बातें कही गई, और लास्ट का पार्ट ये कहता है कि कोर्ट शेल प्रिज्यूम द एब्सेंस ऑफ सच सर्कमस्टांसेस। कोर्ट तो प्रिज्यूम करके चलेगी, मानकर चलेगी कि ऐसा कोई भी सर्कमस्टांसेस नहीं थे जो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता हो इस व्यक्ति का एक्ट, शेल प्रिज्यूम। तो क्या पुलिस भी ये मानकर चले कि ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं थे? अगर ऐसा मानकर चलेगी तो अगेन हर राइट टू प्राइवेट डिफेंस या दूसरे जनरल एक्सेप्शंस ले लीजिए, मैं दूसरे जनरल एक्सेप्शंस की बात करूं कि अगर कोई व्यक्ति बच्चा अंडर द 7 इयर्स ऑफ एज है, अगर उसने कोई एक्ट कर दिया तो सेक्शन 21 कहती है कि उस बच्चे का एक्ट अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा ड्यू टू द टेंडर एज। केवल और केवल एज अंडर द 7 ईयर होने के कारण ही इसका एक्ट किसी भी अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब मान लो 6 साल के बच्चे ने कोई एक्ट कर दिया और उसमें किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, अगर यही एक्ट 21 साल के आदमी ने किया होता तो ये मर्डर होता।
तो क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए, एफआईआर नहीं होनी चाहिए? क्या इस 6 साल के बच्चे को चार्जशीट कर देना चाहिए और कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया जाए और बच्चे को कहा कि अब प्रूव करो कि आप जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करते हैं? ऐसे सर्कमस्टांसेस ऐसा नहीं है। सेक्शन 24 ले लीजिए, सॉरी सेक्शन 22 ले लीजिए, सॉरी ये सेक्शन 20 है, 20 सेक्शन 20 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता कहती है कि बिलो अंडर द एज ऑफ 7 इयर्स। सेक्शन 21 में है अबव द 7 इयर्स बट अंडर द 12 इयर्स ऑफ एज। अब मान लीजिए सेक्शन 22 ले लीजिए, जहां पर व्यक्ति ये कहता है कि इनसेनिटी के कारण, इनसेन पर्सन था, जब उसने वो एक्ट किया तो अपने एक्ट के रिजल्ट्स को, उस एक्ट के कंसीक्वेंसेस को वो नहीं समझ पा रहा था, ऐसी पोजीशन में उसने ऐसा एक्ट किया। वो व्यक्ति पागल है, उसे पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। और अगर सही सेन पर्सन ने अगर ये एक्ट किया होता तो मर्डर होता, लेकिन अब इनसेन पर्सन है, व्यक्ति भी 50 साल का है, तो क्या एफआईआर करने के बाद पहले इस पागल व्यक्ति को एक्यूज बनाया जाए, फिर कोर्ट के सामने खड़ा किया जाए और फिर कहे कि अब आप अपने बर्डन को डिस्चार्ज करिए? तो इन सब बातों का जवाब आपको मिलेगा जो वीडियो मैंने सबसे पहले बनाई थी, बर्डन ऑफ प्रूफ, और उसमें यह कहा था कि बर्डन ऑफ प्रूफ होता है पूरे के पूरे केस को प्रूव करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो क्रिमिनल मामलों में प्रोसिक्यूशन पर होती है, अभियोजन पर होती है। अब अभियोजन की ड्यूटी है, प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए एफआईआर तो होगी, एफआईआर पर रोक नहीं है, इन्वेस्टिगेशन पर रोक नहीं है। अब ये देखना है कि क्या अपराध हुआ है, अपराध हुआ है तो किस व्यक्ति ने किया है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, उसको कोर्ट के सामने ले जाना पड़ेगा। तो जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तब पता चला कि एक व्यक्ति है ए, जिसके एक्ट के कारण ये डेथ हुई है। अब ए को जब पूछा गया, जब इससे बातचीत की गई, तो अब इसका आइडेंटिफिकेशन प्रूव करना पड़ेगा पुलिस को। सबसे पहला काम कि अगर कोई पर्सन मिला है तो उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। आइडेंटिफिकेशन में नाम आ जाएगा, पिताजी का नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, एज आ जाएगी और फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, जो भी। अब जब इस व्यक्ति से पूछा गया कि आपकी एज कितनी है, या उसके पिताजी से पूछा गया इसकी एज कितनी, उन्होंने बताया 6 इयर्स। अब जैसे ही 6 साल की आई तो अब यहां पर यह भी एक इंग्रेडिएंट है, यह भी एक फैक्टिन इशू है कि यह व्यक्ति जिसके एक्ट के कारण यह डेथ हुई है, इसकी एज क्या है। ये फैक्टिन इशू है। अब एज डिसाइड करना, एज को प्रूव करना, ये ड्यूटी किसकी है? ये बर्डन ऑफ प्रूफ में आता है, पूरे के पूरे केस को प्रूव करने के मैटर में आता है, और ये ड्यूटी ऑलवेज पुलिस के ऊपर है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। इन्वेस्टिगेशन में उसे प्रूव करना पड़ेगा कि ये बच्चा 7 साल से ज्यादा उम्र का है या 12 साल से ज्यादा उम्र का है। अब इन्वेस्टिगेशन में ही उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन की, इसकी डेट ऑफ बर्थ जानने की कोशिश की, इसका बर्थ सर्टिफिकेट लिया, अड़ोस पड़ोस में एग्जामिनेशन किया, तो पता चला कि ये तो 6 साल का ही है। तो क्या अभी भी पुलिस इसको एक्यूज बनाएगी, इसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करेगी क्या? सेक्शन कहता है, सेक्शन 20, नथिंग इज एन ऑफेंस। अगर कोई एक्ट 7 साल तक के बच्चे ने किया है तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में ही नहीं आएगा। अगर ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा तो चार्जशीट किस बात की? नहीं होगी। सिमिलरली जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा था इनसेन पर्सन के मामले में, तो पता किया कि उसकी तो बहुत सारी मेडिकल हिस्ट्री है, उसका तो ट्रीटमेंट चल रहा है, और पुलिस सेटिस्फाइड है कि यस, एट द टाइम when he caused death of any person, he was not in senses। तो अब क्या पुलिस इसको एक्यूज बनाएगी? नहीं बनाएगी, क्योंकि प्राइमरी ड्यूटी पुलिस की है हर एक इंग्रेडिएंट को, हर एक फैक्टिंग इशू को प्रूव करने की। मैंने पीछे भी एक वीडियो में बताया था कि सपोज किसी ऑफेंस के 5 इंग्रेडिएंट हैं, सपोज कोई 10 फैक्टिंग इशू हैं किसी केस में, तो हर एक फैक्टिंग इशू को, हर एक इंग्रेडिएंट को प्रूव करने की ड्यूटी पुलिस की। तो ये भी एक इंग्रेडिएंट है कि वो मेंसरिया प्रूव करे, एक्यूज का मेंसरिया प्रूव करे। और अगर इन्वेस्टिगेशन करते करते मेंसरिया प्रूव ही नहीं हो पाया तो ऑफेंस कहां? ऑफेंस नहीं हुआ तो पुलिस चार्जशीट कैसे करेगी?
इट मींस मेरे मामले में, मेरी ओपिनियन है, जहां तक मेरी लिमिटेड ओपिनियन, लिमिटेड जानकारी के आधार पर है, वो ये है कि पुलिस का एक्ट अपने आप में अलग है और कोर्ट का ट्रायल अपने आप में अलग है। पुलिस को खुद डिसाइड करना है इन्वेस्टिगेशन के बाद कि अब इसके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल की जाए या ना की जाए। तो जो सेक्शन 20 है भारतीय न्याय संहिता एंड 21, इसके लिए एक मैक्सिमम वर्ड यूज होती है डॉली इन कैपेक्स। इन कैपेक्स, डॉली इन कैपेक्स का मतलब डॉली से आप बच्चे को मान लीजिए, जब भी आपको एग्जाम में कहीं दे, डॉली का मतलब बच्चा, और इन कैपेक्स का मतलब इनकेपेबल होता है टू कमिट क्राइम, जो हमारी सेक्शन 20 एंड 21 में लिखा गया। और अगर बच्चा है तो फिर इस बच्चे को आप एक्यूज बनाकर इसके बर्डन को वहां शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल में ये जो एक्यूज के ऊपर 108 कहती है कि आप प्रूव करिए कि कोई सर्कमस्टांसेस जिसमें आप आना चाहते हैं वो या तो जनरल एक्सेप्शन पार्ट 3 ऑफ बीएनएस में फॉल करता है, या किसी और ऑफेंस के स्पेशल एक्सेप्शन में फॉल करता है, या किसी और प्रोवाइजो में फॉल करता है। तो ड्यूटी उसी के ऊपर होगी। ये जब होगी जब पहले प्रोसिक्यूशन अपने केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर देगा। उसके लिए सबसे पहले पुलिस को ही इन्वेस्टिगेशन में अपने आप को सेटिस्फाइड होना है कि यस, इस व्यक्ति ने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ऑफेंस किया है। तो सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि अगर आप फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन देखना चाहते हैं, पुलिस ऑफिसर अगर फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, तो उसे जितने भी कन्विंसेबल डिफेंस हो सकते हैं इस एक्यूज पर्सन की तरफ से, उनकी एक लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और फिर उस हर डिफेंस पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, और उस हर डिफेंस को पहले ही रूल आउट कर देना चाहिए कि दिस एक्यूज पर्सन डज नॉट फॉल अंडर एनी सर्कमस्टांस और एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस। इनमें से किसी भी सर्कमस्टांस में ये एक्यूज फॉल नहीं करता है। इनको रूल आउट कर दे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड देन फिर उसको चार्जशीट कर दे, तो उसका फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा। और अगर ये लिस्ट बनाने के बाद जो कन्विंसेबल डिफेंस हो सकते थे उस एक्यूज को लिस्ट बनाने के बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन किया और ये पता चला कि उनको वो रूल आउट नहीं कर पा रहा, तो फिर चार्जशीट ही नहीं करेगा। तो दोस्तों मैं आपको अब ये लैंग्वेज दिखाना चाहूंगा कि सेक्शन 108 कहती क्या है। उम्मीद करता हूं कि आपको बातें तो समझ आ गई हों। देखिए हेडिंग कहता है बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ एक्यूज कम्स विद इन एक्सेप्शंस। अपवादों में आता है उस व्यक्ति का केस, ऐसा प्रूव करने की ड्यूटी उसी के ऊपर होगी। तो कहा जाता है व्हेन अ पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, ये पहली कंडीशन है जब सेक्शन 108 एप्लीकेबल होती है। जब तक कोई पर्सन एक्यूज नहीं होगा किसी ऑफेंस का, तब तक सेक्शन 108 एप्लीकेबल नहीं होगी। और एक्यूज होने का मतलब है कि पुलिस के पास भैया एविडेंस आ गई, उसने चार्जशीट किया और कोर्ट के सामने रख दिया। अब ये सेक्शन 108 शुरू हो जाए, किसी ना किसी ऑफेंस का एक्यूज होना चाहिए। अगर जनरल एक्सेप्शंस में आ गया है तो वो एक्यूज ही नहीं है, ऑफेंस का ही एक्यूज नहीं है वो। अगली बात, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस, ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसी परिस्थितियों का अस्तित्व जिनके कारण कहता है ब्रिंगिंग द केस विद इन एनी जनरल एक्सेप्शन इन भारतीय न्याय संहिता 2023, जिन सर्कमस्टांसेस के आधार पर वो अपने केस को जनरल एक्सेप्शंस जो बीएनएस में लिखे गए चैप्टर 3 में, इनमें लाना चाहता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होगा। या फिर अपने केस को ब्रिंग द केस विद इन एनी स्पेशल एक्सेप्शन, अगर किसी विशेष अपवाद की कैटेगरी में लाना चाहता है तो भी उस अपवाद में लाने वाले सर्कमस्टांसेस को प्रूव करने की ड्यूटी उसी पर होगी। लेकिन वो ऑनस है, बार बार आप ध्यान रखेंगे, पहले प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि उसका केस किसी भी विशेष एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता है। जब उसने प्रूव कर दिया देन तभी एक्यूज की बारी आएगी। या फिर किसी प्रोवाइजो में आता है, प्रोवाइजो कंटेन्ड इन एनी अदर पार्ट ऑफ द सेड संहिता, प्रोवाइजो किसी इस संहिता के किसी और पार्ट में कहीं लिखा है, एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा अभी मैं। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे 3 बातें लिखी है। जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करता है, एनी स्पेशल एक्सेप्शन में फॉल करता है,
या प्रोवाइजो में फॉल करता है। ऐसे सर्कमस्टांसेस अगर असर्ट करता है कोई एक्यूज पर्सन, जब उसके अगेंस्ट केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव हो गया है कोर्ट के सामने, देन अब एक्यूज पर्सन की ड्यूटी शुरू होती है कि वो अपने इन सर्कमस्टांसेस की एग्जिस्टेंस को प्रूव करे। इज अपॉन हिम, ऐसे सर्कमस्टांसेस की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की ड्यूटी उसी एक्यूज पर्सन के ऊपर होगी। एंड ये सेकंड पार्ट है, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द एब्सेंस ऑफ सच सर्कमस्टांसेस। कोर्ट तो शैल प्रिज्यूम कि भाई ऐसे सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमने तो प्रिज्यूम कर लिया है, अनटिल अनलेस कि आप इसको डिस्प्रूव ना कर दो। तो ये कहती है सेक्शन 108। इसमें तीन बातें यूज हुई, जनरल एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस एंड प्रोवाइजो। तो आप इलस्ट्रेशन थोड़ा देखिए, इलस्ट्रेशन से हमें कुछ बातें समझ आ जाएंगी। देखिए इलस्ट्रेशन ए कहता है, ए एक व्यक्ति है एक्यूज ऑफ मर्डर, यानी इसके ऊपर मर्डर के आरोप हैं और इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन में एविडेंसेस आई हैं कि हाँ ये जनरल एक्सेप्शंस में फॉल नहीं करता, और मर्डर के जो एक्सेप्शंस हैं उनमें फॉल नहीं करता। पहले मैं आपको ये तीन बातें समझा देता हूं, जनरल एक्सेप्शंस, स्पेशल एक्सेप्शंस एंड प्रोवाइजो। ये तीनों वर्ड्स अलग अलग लिखे, इनका क्या मीनिंग है। जनरल एक्सेप्शंस आप समझ ही गए हैं, चैप्टर 3 BNS और सेक्शन 14 टू 44 इनमें से किसी भी सेक्शन में क्यों ना फॉल करता हो किसी पर्सन का एक्ट। दूसरा स्पेशल एक्सेप्शन। स्पेशल एक्सेप्शन का मतलब कि किसी ऑफेंस को बताते हुए भारतीय न्याय संहिता में किसी ऑफेंस को बताते हुए वहां एक्सेप्शन लिख दिया है और कहा है कि अगर ये बात होती है तो ऑफेंस है, बट अगर ये बात हो जाए इनमें होते हुए तो फिर वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे कि अगर किसी लेडी की कंसेंट के बिना किसी ए ने इसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिया तो रेप की कैटेगरी में आएगा, लेकिन एक्सेप्शन लिखा कि अगर यही व्यक्ति हस्बैंड है तो फिर वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा, सब्जेक्ट टू कि वाइफ की एज 18 साल से कम ना हो। इसी तरीके से सेक्शन 300 हुआ करती थी आईपीसी में, मर्डर की डेफिनेशन जो आज की डेट में 101 BNS हो गई। यहां पर फर्स्ट पार्ट में लिखा, चार बातें बताई गई कि ये कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में एक्ट फॉल करेगा किसी व्यक्ति का तो वो मर्डर की डेफिनेशन में आएगा, और इसके आगे फिर 5 स्पेशल एक्सेप्शंस लिखी गई। तो ऑफेंस के अंदर अगर कोई एक्सेप्शंस लिखे गए तो वो हैं स्पेशल एक्सेप्शंस। और यहीं पर भारतीय न्याय संहिता में या किसी दूसरे लॉ में भी अगर ऑफेंस को डिफाइन करते हुए कोई प्रोवाइजो लिख दिया है, एक्सेप्शन ना लिखकर कोई प्रोवाइजो लिख दिया है, तो भी यहां पर कवर होगा। एक्चुअल में ये करते क्या है, जनरल एक्सेप्शंस तो सीधे सीधे कह देता है कि कोई ऐसा एक्ट जो इन सेक्शंस में फॉल करता है वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। स्पेशल एक्सेप्शन कहते हैं, कभी कभी कह देते हैं कि वो अपराध नहीं होगा और कभी कभी कहते हैं कि बड़ा अपराध नहीं होगा, वो छोटा अपराध होगा। तो कभी कभी एक्यूज क्या सोचता है कि चलो मैं बड़े ऑफेंस में तो जा ही रहा हूं, मैं कुछ ऐसी कोशिश कर लेता हूं कि बड़े की बजाय छोटे ऑफेंस में पनिशमेंट मिल जाए। हर मर्डर के केस में एक्यूज ये चाहता है कि अगर मेरे खिलाफ प्रूव हो गया है मर्डर, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर दिया है, तो मैं अब ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा कर दूं कि वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में फॉल कर जाए, जिससे कि कम सजा मिल जाए उसको। तो मैं एक इलस्ट्रेशन से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए KM नानावती केस 1962 का सब लोगों ने सुना होगा। नेवल ऑफिसर था और अपनी वाइफ को अपने वाइफ के पैरामोर के साथ जब उसने देखा तो उसने मर्डर कर दिया था। बाद में उसने प्ली ली कि ये एक्सीडेंटल हो गया, कि ये एक्सीडेंटल फायर हो गया था। फिर एक और प्ली ली उसने कि ये तो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में हो गया। जो सेक्शन 300 का, सेक्शन 101 का एक एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है 101 का कि अगर वो एक्ट जो मर्डर की कैटेगरी में आता है वो सडन एंड ग्रेव दोनों होनी चाहिए। सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में अगर वो हुआ था एक्ट तो वो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो कल्पेबल होमिसाइड तो होगा बट नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की कैटेगरी में आ जाएगा।
और सेक्शन 106 में उसकी फिर पनिशमेंट होगी जो 304 आईपीसी हुआ करती थी। लेकिन मैं अब आपको ना वो जो कन्विंसेबल डिफेंसेस की लिस्ट बनाने वाली बात कही थी वो क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक बार पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर दिया, जो भी एविडेंसेस कलेक्ट करने थे कलेक्ट कर दिए, कोर्ट के सामने रख दिए, अपना केस उन्होंने प्रूव कर दिया। अब एक्यूज ने भी अपना बर्डन डिस्चार्ज कर दिया और किसी एक इंग्रेडिएंट को या उन सर्कमस्टांसेस को प्रूव कर दिया जो एक्सेप्शन की कैटेगरी में लाते थे। उसने प्रूव कर दिया कि यस, मेरा एक्ट सडन ग्रेव एंड प्रोवोकेशन के कारण हुआ था। अब पुलिस के पास दोबारा से जाकर इन्वेस्टिगेशन करके ये एविडेंस लाने की अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कि इस एक्यूज का एक्ट ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में नहीं था। इसलिए जो काम करना है पुलिस को वो पहले करना चाहिए। तो अच्छे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ये पहचान होती है कि जितने भी कन्विंसेबल डिफेंस होते हैं एक्यूज की तरफ से, उन सब की एक लिस्ट बनाता है, चाहे वो जनरल एक्सेप्शंस हैं, चाहे वो एक्सेप्शंस हैं, चाहे कोई प्रोवाइजो हैं, या कोई और डिफेंस ले सकता है, सर्कमस्टेंशियल डिफेंस हो सकते हैं, उन सब पर इन्वेस्टिगेशन करता है। एक अच्छे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की पहचान होती है। और उन सभी डिफेंसेस को जो एक्यूज ले सकता है ड्यूरिंग द ट्रायल, वो उनको रूल आउट करता है, देन फिर चार्जशीट बनाता है, फिर परसेंटेज ऑफ कन्विक्शन बढ़ जाती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा था कि प्रोसिक्यूशन ने प्रूव कर दिया मर्डर के 3103 आईपीसी का केस एक एक्यूज के अगेंस्ट प्रूव कर दिया। अब एक्यूज कहता है कि नहीं, अब मेरी बारी आई है तो मुझे प्रूव करने दो कि मेरा एक्ट सडन प्रोवोकेशन, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन के अंदर हुआ था, इसके कारण मेरा एक्ट 103 में ना आकर 106 में फॉल करेगा। अब उसने ऐसा प्रूव कर भी दिया। तो अब इस एक्सेप्शन नंबर 1 जो अभी हमने देखा 101 का क्या था, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में एक्ट किया था। इस एक्सेप्शन के अंदर एक और एक्सेप्शन है कि अगर यह भी प्रूव हो जाए कि ये सडन था और ग्रेव था प्रोवोकेशन, जो इसने एक्यूज ने प्रूव भी कर दिया, फिर प्रोसिक्यूशन के ऊपर फिर से एक और ओनस आ जाता है। अगेन यही सेक्शन 108 में कहता हूं, इन्होंने एक्यूज जो वर्ड यूज किया है, एक्यूज से लौटकर कहीं ना कहीं ये प्रोसिक्यूशन पर भी आ जाता है। क्यों आ जाता है? हालांकि प्रोसिक्यूशन को तो पहले ही करना चाहिए ये सब काम, पर प्रोसिक्यूशन के ऊपर ऐसे आ जाता है कि जैसे ही ये एक्सेप्शन पहला उसने प्रूव किया कि ये एक्ट ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में हुआ था, अब प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि वो ये प्रूव कर दे कि ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन तो था, लेकिन ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इसने अपनी ही तरफ से क्रिएट किया था, क्योंकि इस एक्सेप्शन के अंदर भी एक्सेप्शन लिखा हुआ है। मर्डर के लिए समझने के लिए जो 4 बातें लिखी 101 में, इनमें से किसी भी एक बात में फॉल कर गया जी, ठीक है जी। अब साथ में किसी भी एक्सेप्शन में फॉल नहीं किया जी, तो मर्डर है। और मान लो किसी एक्सेप्शन में फॉल कर गया, सपोज एक्सेप्शन नंबर 1 में फॉल कर गया, तो ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। लेकिन इस एक्सेप्शन के भी अंदर एक एक्सेप्शन है, अगर फिर से उसमें फॉल कर गया, एक नहीं है बल्कि 3 एक्सेप्शन है, उनमें से किसी में भी फॉल कर गया तो अगेन फिर मर्डर में आ जाएगा। इट मींस अगर एक बार उसने प्रूव कर दिया, एक्यूज ने अपना बर्डन डिस्चार्ज कर दिया कि उसका एक्ट ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में हुआ था, अब प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है फिर से कि वो फिर से ये प्रूव करे कि इसका जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था वो इसने खुद ही क्रिएट किया था, अपनी तरफ से क्रिएट किया था, ये शो करने के लिए, फायदा लेने के लिए, या फिर कोई पुलिस ऑफिसर था, पब्लिक सर्वेंट था, वो अपनी लॉफुल ड्यूटी कर रहा था, उसके कारण इसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हुआ, तो वो भी एक्सेप्शन की कैटेगरी में नहीं है। या कोई व्यक्ति राइट टू प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहा था, देन तब इसने सोच लिया ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हो गया है मुझको, वो भी यहां पर अगले एक्सेप्शन की कैटेगरी में आएगा। अब यहां पर हुआ क्या, पहले प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर दिया, तो बोनस आ गया एक्यूज के ऊपर, वो प्रूव करे कि वो जनरल एक्सेप्शन में जाना चाहता है, एक्सेप्शंस में जाना चाहता है, प्रोवाइजो में जाना चाहता है, तो वो कहता है मैं 300 के 101 के फर्स्ट प्रोवाइजो में जाना चाहता हूं, और उसको उसने प्रूव कर दिया।
अपना ओनस, उसके ऊपर ओनस आया था, वो ओनस उसने डिस्चार्ज कर दिया। अगेन ओनस किसके ऊपर आ गया? प्रोसिक्यूशन के ऊपर, कि वो फिर से प्रूव कर दे कि इसका जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के भी एक्सेप्शन में जाता है। तो अब यहां एक्यूज से लौट कर जब वापस ओनस आया प्रोसिक्यूशन के ऊपर, तो वो ओनस कौन सी सेक्शन में डिस्चार्ज करेगा? प्रोसिक्यूशन, क्योंकि यहां तो सीधे सीधे 108 में तो एक्यूज की बात हुई है भैया, यहां तो प्रोसिक्यूशन का क्वेश्चन ही नहीं आता है। तो ये लौट कर आ जाएगा फिर से सेक्शन 106 में, जहां पर कहा गया कि अगर कोई भी पार्टी पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करना चाहती है, पर्टिकुलर फैक्ट की एग्जिस्टेंस को प्रूव करना चाहती है, तो बर्डन उसी के पास होगा। वहां ना एक्यूज है ना प्रोसिक्यूशन है, वहां दोनों है। तो यहां पर अगर प्रोसिक्यूशन फिर से ये कहना चाहता है कि ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन तो था, बट इसने खुद ही क्रिएट किया था, एक्सेप्शन में फिर ले जाना चाहता है, तो फिर वो पर्टिकुलर फैक्ट होगा 106 में जाकर प्रूव करना पड़ेगा। 108 में तो केवल और केवल एक्यूज तक लिमिटेड है। इसी तरीके से यहां देखिए, कहता है कि ए एक एक्यूज है मर्डर का, और ये अलेज करता है कि बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, unsoundness of mind, he did not know the nature of the act, the burden of proof is on A। वो सेक्शन 22 जनरल एक्सेप्शंस का फायदा लेना चाहता है, कहता है कि मैं तो अनसाउंड माइंड में ये काम कर दिया, मैंने, मुझे नहीं पता था, तो मेरा एक्ट नहीं आएगा। तो अब आप प्रूव करो कि जिस समय आपने ये एक्ट किया उस समय आप अनसाउंड माइंड के थे, ये बर्डन ए के ऊपर है। देखिए, अगर आप नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख लीजिए, ए एक्यूज ऑफ मर्डर, एक्यूज है क्योंकि पहली कंडीशन है, अगर ए एक्यूज ही नहीं होगा तो 108 एप्लीकेबल नहीं होगी। ए एक्यूज ऑफ मर्डर अलेजेस, वो ये कहता है दैट बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, 101 का एक्सेप्शन नंबर 1, ड्यू टू ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। देखिए, अगर खाली ग्रेव प्रोवोकेशन लिखा हो तो एक्सेप्शन 1 कंप्लीट नहीं, खाली सडन प्रोवोकेशन लिखा हो तब भी एक्सेप्शन कंप्लीट नहीं, ग्रेव एंड सडन होगा तभी जाकर एक्सेप्शन 1 कंप्लीट होगा। और वो कहता है इसके कारण ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल खो चुका था वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के कारण। द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन ए, वो प्रूव करे कि सडन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के कारण he had deprived of the power of self control। प्रूव करो, ये उसी के ऊपर होगा, ये ऑनस है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है। बर्डन ऑफ प्रूफ तो पहले उसको प्रूव करना ही पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को। एक और इलस्ट्रेशन देख लीजिए, सेक्शन 117 भारतीय न्याय संहिता, ये बात पहले ही सेक्शन थी 325 आईपीसी 117 कहती है द whoever except in the cases provided for subsection 2 of section 122। यहां पर ये एक्सेप्शन लिखा है, उन्होंने लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति का एक्ट सेक्शन 122 की सबसेक्शन 2 में फॉल नहीं करता है तो सेक्शन 117 पनिश करती है वॉलंटरीली कॉजेज ग्रीवियस हर्ट, और उसको पनिशमेंट मिलेगी, और वो पनिशमेंट थोड़ी ज्यादा होगी। और अगर मान लो इस एक्सेप्शन में फॉल कर गया जो 122 और सबसेक्शन 2 में लिखा है, और यहां पर एक्सेप्शन ये है कि ग्रीवियस हर्ट तो की है एक्यूज ने, पर अगेन वही ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में करी, तो अब पनिशमेंट उसको कम मिलेगी सेक्शन 122 में, ये पहले 335 हुआ करता था। इट मींस अब वो एक्यूज क्या चाहता है कि अगर उसके ऊपर सबसेक्शन 117 सबसेक्शन 2 कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट जो 325 हुआ करता था पहले, इस ऑफेंसेज का चार्ज है, और वो अपने आप को 335 जो अब सबसेक्शन 2 ऑफ 122 हो गई बीएनएस में, उसमें अगर फॉल कराना चाहता है तो ऐसे सर्कमस्टांसेस कि वो प्रूव करेगी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में एक ग्रीवियस हर्ट हो गई उससे, ये ड्यूटी उसी की है। अगर वो अपने केस को ये लाना चाहता है सबसेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 122 में, तो ये ड्यूटी उसी के ऊपर होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सेक्शन 108 भारतीय साक्ष्य अधिनियम आप लोगों को समझ आ गई। अगर इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, कुछ समझ में आया है, और क्या समझ में आया ये भी आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा।
अब सेक्शन 109 हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो अब बात करेंगे सेक्शन 110 नेक्स्ट वीडियो। अभी तक बर्डन ऑफ प्रूफ चल रहा था, अब अचानक से सेक्शन 108 में बर्डन ऑफ प्रूफ एंड सेल्फ प्रिज्यूम दोनों आ गए। प्रिजम्पशन कहीं ना कहीं बर्डन को शिफ्ट करती, ओनस को शिफ्ट करती, तो इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ एंड प्रिजम्पशंस दोनों एक ही चैप्टर में रख दी गई है। लेकिन आप देखिए इस सेक्शन में 108 में स्पेशली बर्डन ऑफ प्रूफ की भी बात हुई है और उसी में साथ में प्रिजम्पशन की भी बात हुई है। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि अगर आप एक्चुअल लॉ समझना चाहते हैं तो जहां पर प्रिजम्पशन की बात हुई है वहां केवल प्रिजम्पशन पढ़िए, उपधारणाएं पढ़िए। जहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ की बात हुई है वहां केवल बर्डन ऑफ प्रूफ तक लिमिटेड रखिए, आप अपने तरीके से इंटरप्रेट कर उसको प्रिजम्पशन में मत लेकर आइए। हालांकि करते हैं काम, में डिफरेंस दिखाऊंगा एक सेक्शन में, अगली दिखा दूंगा सेक्शन 110 एंड 111 में। तो जो लिखा है पहले आप उसको लिटरल पढ़ने की कोशिश कीजिए। लिटरल पढ़ने पर अगर कहीं कोई एम्बिग्युइटी आती है तब उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करिए, अदरवाइज मीनिंग मत निकालिए। तो दोस्तों कल मिलते हैं फिर सेक्शन 110 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।